आज उसके आगे है कि जब डेल्टा जे बड़ा हो जाता है तो क्या तब भी सिंपलेक्स टेबल एक ही बनाते हैं? आंसर है नहीं। तब हम सिंपलेक्स टेबल दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, डिपेंड करता है कि कब तक डेल्टा जे नहीं मिलता है, क्योंकि ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए डेल्टा जे की वैल्यू हमेशा लेस देन कितनी होनी चाहिए? लेस देन, कोई बोलेगा? 0। बिल्कुल सही आंसर है, लेस देन 0 ही होनी चाहिए, तभी वो टेबल रुकेगी। नहीं तो टेबल फॉर्मेशन सीख के सिखा ही रहे हैं इनकमिंग आउटगोइंग वेक्टर और की वैल्यू के आधार पे, और उसी तरह से टेबल बनती है। ठीक है, ओके। तो स्क्रीन शेयर करते हैं और जिन्होंने अटेंडेंस नहीं फिल करी वो फिल कर दें। ठीक है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन था, आप रीड कर सकते हैं। स्क्रीन आ गया कि नहीं? आ गया, ठीक है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? यस सभी को क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। उसके आधार पर पहली सिंप्लेक्स टेबल क्लियर है? पहली सिंप्लेक्स टेबल में अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल पूछिए। अगर आपको पूरी टेबल नहीं क्लियर है तो पूरी बता देंगे, अगर आपको कोई एक भाग नहीं स्पष्ट है तो वो भाग स्पष्ट कर देंगे, पर आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सर हाँ बताओ। सर एक बार टेबल फिर से बता दीजिए। थोड़ा मिक्स क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है? हेलो सर जो टेबल है फिर से बता दीजिए एक बार। ठीक है, फिर से बता देते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे, क्योंकि अगर हम फिर से बता रहे हैं तो पूरी सारे क्वेश्चन होंगे उसमें। ओके, सिंपलेक्स टेबल बनाने में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहले सीजे। सीजे का मतलब मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। सीजे जेड के इक्वेशन के कोफिशिएंट होते हैं, तो ये सीजे लिखा हुआ है। ये हमने कहां से लिखा? ये देखो, ये हमने यहां से लिखा सीजे की वैल्यू। ये देखो 5200 लिखा हुआ है, 5200। सीजे सभी को क्लियर है? यस सर। अच्छा, फिर हमने ये मैट्रिक्स कहां से लिखी? ये देखिए, ये मैट्रिक्स यहां से लिखी है। इसको मैंने बनाया नहीं है, मैं इसको बना देता हूं। यहां से देखिएगा, 3 5 1 0 मल्टीप्लाइड बाई, वो आपको पता ही है, यही सब लिखने चारों। ठीक है, और इसी के बगल में एक और बनानी है। अगला कोएफिशिएंट है 5 2 0 और 1। ठीक है, ये पूरी एक मैट्रिक्स है, यहां से यहां तक।
ये और ये मिला के एक है पूरी सिंगल मैट्रिक्स, 2 रो और 4 कॉलम, ठीक है। ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, यहां से यहां तक कॉलम मैट्रिक्स है, और इक्वल टू में इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहली रो में लिखेंगे, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है 15, और दूसरी रो में क्या लिखेंगे, 10। ठीक है। तो ये जो 3510 वाली वैल्यू है, इसी को हमने यहां लिखा पूरा पूरा, देखिए यस क्लियर है। और ये जो 15 और 10 है, ये बेसिक सोल्यूशन है हमारा, ये क्या है, बेसिक सोल्यूशन। इसको हमने एक्स बी पे लिखा है, देखो एक्स बी पे लिखा है, यस सर। ठीक है। जिसने पूछा है वो जरूर ध्यान से सुने, और अगर कोई दिक्कत है तो बोले भी। इतने तक क्लियर है। यस सर। अच्छा, ये देखो जो हमने वेरिएबल बनाए हैं उनकी जगह हमने नाम रखा है y3 y4 s1 s2 को, और उनके कोफिशिएंट हैं 0 0, दिखाई दे रहा है। यस सर। तो ये देखिए यहाँ पे भी वेरिएबल लिखे y3 y4 लिखा है, बेसिक वेरिएबल है, नॉन बेसिक वेरिएबल, और इनके कोफिशिएंट वही है 0 और 0 जो ऊपर लिखे हैं, दिखाई दे रहा है। यस सर। और z की वैल्यू फॉर्मूला cb गुणे xb से आएगा, तो cb की वैल्यू देखो कितनी है, cb की c3 की वैल्यू देखो कितनी है 0, ठीक है। और यहाँ पे c4 की वैल्यू कितनी है 0, और इसको xb से गुणा कर दो तो कितना आएगा बताओ, तो फिर जोड़ना भी होगा, 0 गुणे 15 0 गुणे 10, जोड़ के देखा तो आया कितना 0 आया। तो आंसर z का 0 है, ये क्लियर हो गया। यस। आगे बताएं। ओके सर। हाँ, बहुत आराम से समझो, क्योंकि एक बार नहीं है, बड़ा इजी है उसके बाद। आगे देखो, डेल्टा जे सीजे की वैल्यू क्यों लिखा है पहली टेबल में, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर है क्योंकि सीबी वाईजे में सीबी वाई1 3 और 5 है, लेकिन सीबी तो 0 है, और सीबी 0 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 0। इसीलिए डेल्टा जे बराबर सीजे ही रहेगा पहली टेबल में। इतना क्लियर है। डेल्टा जे की वैल्यू सीजे के बराबर क्यों है, यानी डेल्टा 1 C1 के बराबर क्यों है, वो इसलिए क्योंकि सीबी वाई1 होगा फॉर्मूला माइनस में, और y1 की वैल्यू तो है, पर सीबी 0 0 है, इसलिए आंसर 0 ही रहेगा पीछे, ठीक है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था इस जगह पर। ये देखिए फॉर्मूला, डेल्टा 1 बराबर, देखिए डेल्टा 1 बराबर, दिखाई दिया। यस सर। अगर डेल्टा 1 समझ में आ गया तो सारे डेल्टा समझ में आ गए। भाई 0 गुणे 3 0 गुणे 2 0 ही तो रहेगा, तो -1 आया, आंसर आया था पहले। अब दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरा आंसर आएगा। इतना क्लियर है डेल्टा जे। यस सर। और कुछ पूछना है, आगे बताते हैं। अब डेल्टा जे की वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन 0 आ रही कि नहीं, यस सर, आ रही। अगर 0 आ रही तो हमें दूसरी टेबल बनानी पड़ेगी। अब वो बनाएंगे कैसे, उसका आंसर सुनो। यहाँ पे 2 आइडेंटिटी कॉलम दिखाई दे रहे हैं, यस सर। सिंपलेक्स टेबल में आइडेंटिटी कॉलम आखिरी टेबल तक बने रहते हैं, कभी नहीं जाते, ठीक है। अच्छा, डेल्टा जे की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 5। 5।
अब हम दूसरी टेबल बनाने के लिए इसका सहारा लेंगे। इस कॉलम को हम इनकमिंग कॉलम कर देंगे। क्या कर देंगे? इनकमिंग कॉलम। इसका मतलब समझ लो, बहुत अच्छे समझ लेना। इनकमिंग कॉलम का मतलब होता है कि इस जगह पे हम आइडेंटिटी कॉलम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आइडेंटिटी कॉलम। या तो 0 1 बनेगा या तो 1 0। कितना क्लियर है? Yes, sir. कहीं पे भी इनकमिंग वेक्टर का मतलब है आइडेंटिटी बनाना। या तो 1 0 या 0 1, कोई एक जरूर बनेगा। अब इसके बाद फैसला लेते हैं मिन रेशियो का। मिन रेशियो कैसे निकालते हैं? XP/Y1 फॉर्मूले से। दिखाई दे रहा है? Yes. जो इनकमिंग कॉलम होता है उसी को XB से रेशियो बनाते हैं। XB की वैल्यू कितनी है देख लीजिए आप लोग आराम से। 15। ठीक है। अब 15 में 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो Yes, मिन sir. रेशियो कौन सा हुआ? मिन रेशियो कौन सा हुआ? 2. 2। दिखाई दे रहा है सभी को? Yes, sir. अब मिन रेशियो वाली लाइन में चलते चले जाओ रो में, और जहां पे इनकमिंग कॉलम है उसकी वैल्यू को की वैल्यू बोल दो। क्या बोल दो? की वैल्यू। की वैल्यू मिल गई। कितनी है? 5 है। कोई बात नहीं। अब की वैल्यू को तुम्हें बनाना होगा हमेशा 1। क्या बनाना होगा? 1। और ऊपर वाले को बनाना होगा 0। ये फैसला हो गया कि 1 किसे बनाना है। कितना क्लियर हुआ? अब 1 बनाने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको ये पूरी रो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। रो नंबर 2 R2। पूरी रो सिलेक्ट करने के बाद आपको इसके 5 से डिवाइड कर दो बिना सोचे। कोई मतलब स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। पूरी रो को 5 से डिवाइड कर दो तो आपको ये आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप देख लीजिए। नई रो R2, न्यू R2। दिखाई दे रहा है? Yes, sir. आराम से समझ लो, कोई जल्दी नहीं है। 5 से डिवाइड करने के बाद ये नीचे वाली टेबल का आंसर देखा? सर ये लाइन फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार। ऊपर वाली टेबल में जाओ। चले गए? अब Yes, ऊपर sir. वाली टेबल में पूरी रो की वैल्यू को 5 से डिवाइड कर दो और जो आंसर आ रहा है वो नीचे लिखा है। देखो वही आंसर है। 10/2 5 सॉरी 10/5 2 आएगा। यस सर। सबको देख लो आराम से। सर ये 5 से ही क्यों डिवाइड किया? हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं। नहीं बेटा, 1 चाहिए हमें, यहाँ 1 चाहिए। नीचे देखो, हमें 0 1 बनाना है। क्या बनाना है? 0 1। देखो तो ये हमको चाहिए, रिक्वायरमेंट है हमारी 0 और 1। इसको पाने के लिए सब कर रहे हैं। ओके सर। ओके ठीक है। अब इसको 0 1 यहाँ बनाने के लिए तो इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाना है तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तभी तो बनाएगा। यस सर। अगर 9 होता तो 9 से डिवाइड करते, 12 होता तो 12 से, 2/3 होता तो 3/2 से डिवाइड करते। बात समझ में आई? यस सर। अब फिर से एक बार देख लो और कोई दिक्कत हो तो हमको बताओ जरा। डिवीजन क्लियर हो गया? 5 से डिवीजन के बाद जो आंसर है वो हमने नीचे लिखा है। आप देखिए सही लिखा है? यस सर, क्लियर है। तो एक काम खत्म हो गया। अब दूसरा काम सुनो। दूसरा काम है, इधर नई रो बनने के बाद इसमें 0 लाना है। क्या लाना है? 0। तो तुम्हारे पास लिखा क्या है ऊपर? पुरानी रो में देखो, ऊपर लिखा 15 3 5 1 और 0। और नई रो में क्या लिखा है? 2 1 2/5 0 और 1/5। अब तुम्हें इसको हमने रफ वर्क करा, नीचे लिख लिया। देखो दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ठीक है। अब 0 बनाने के लिए तुम्हें 3 की जगह क्या करना होगा? यहां पर भी 3 बनाना होगा। दोनों को जब 3 3 बनाओगे तभी तो घटा पाओगे 0 पाने के लिए। Yes, sir. R2 में 3 का मल्टीप्लाई करके R1 में घटाना। यस,
बिल्कुल सही। R2 में आपको 3 का गुणा करना है, मैंने ये लिखा भी, देखो R2 में 3 का गुणा, देख रहे हो? Yes, sir. जब गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड सो ऑन। देखा? अब R2 की तुम्हारे पास नई वैल्यू है, ठीक है? अब इस नई वैल्यू से पुरानी रो में इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पुरानी रो यानी लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, R और थोड़ा अलग लिखते हैं, R1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड बाय न्यू R2, ये फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ पे ये तुम्हारी क्या है, R1 पुरानी रो और न्यू R2 में 3 का गुणा के बाद ये आंसर है। और जरा दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो, 15 में से 6 गया तो कितना आएगा, 9। देखा? Yes, sir. 3 में से 3 गया तो कितना आएगा, 3 में से 3 गया तो कितना आएगा, 0. 0। बाकी आंसर भी इसी तरह से निकाल के चेक कर लो, हमने निकालने के बाद ही लिखे थे, ठीक है? Yes, sir. आगे बताएं। कुल मिला के ये समझ लो, ये क्लियर हो गया कैसे आया, ये हमने कैसे बनाया है। Yes, sir. यही इंपॉर्टेंट था। चीजें तो बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं, ठीक है? वेरिएबल में चेंज होगा, सीरियल में कैसे, तुमने इनकमिंग बोला ना, इसको इनकमिंग Y1 को और Y4 को आउटगोइंग बोला है, इनकी जगह बदल जाएगी, ठीक है? यहां पर देखो Y4 की जगह पे हमने क्या लिखा है, देख लो, Y1 है ना, Y1 लिखेंगे, ठीक है? Y1 की जगह पहले जहां Y4 था, अब वहां पे Y1 ने ले ली जगह, ये चेंज आया है। क्योंकि का आंसर सुनो, सिंपलेक्स टेबल में यहां पर सिर्फ आइडेंटिटी कॉलम लेते हैं, क्या लेते हैं, आइडेंटिटी कॉलम के कोएफिशिएंट। आइडेंटिटी कॉलम इस समय किसके किसके पास है, खुद ही देख लो, दिखा देते हैं, देखो किसके किसके पास है, दिखाई दे रहा है? ये भाई गलत लिखा है, हाँ नहीं ठीक है, Y1 Y3 आइडेंटिटी कॉलम देखा किसके किसके पास है, जिन लोगों ने अटेंडेंस ना भरी हो अटेंडेंस फिल कर दें। देखा आपने आइडेंटिटी कॉलम, इसी आइडेंटिटी कॉलम को हम यहां पे लिखते हैं, जिनके पास आइडेंटिटी कॉलम है, ये याद कर लो, Y1 Y4 की जगह लिखा है। अब Y1 अगर लिखा है तो उसका कोएफिशिएंट भी तो लिखोगे, उसका कोएफिशिएंट कितना है, 5 है, वहाँ पे 2 लिखा है। Yes, sir. यहाँ गलत लिखा है, सही कर दिया आप, ठीक है? अब देखो C1 भी तो होगा, जहाँ C2 लिखा है, C2 सर लिखा है, C1 होगा वहां पे तो। हाँ सॉरी, C1 होगा, ठीक है? इतना क्लियर है? अब इसके बाद जब ये भी बन गया और ये भी बन गया, ठीक है, और इसमें तो कुछ करना नहीं, ये तो वैसे ही रहेगा, डेल्टा जे अब निकाला जाएगा। आप डेल्टा जे निकालेंगे कैसे, आइडेंटिटी कॉलम का डेल्टा जे हमेशा 0 ही मिलेगा, आप चाहो तो निकाल के देख लो, ठीक है? आपको केवल ये डेल्टा जे निकालना है मेन,
ये वाला, इसमें देखिए कितना आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं, बस ये चेक कर लो। डेल्टा जे पाने के लिए इतनी चीजें चाहिए, डेल्टा 2 माइनस टीबी। यस सर, 0 आ रहा है। चेक कर लिया सभी ने? और यस सर। 1 आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, इसको भी चेक कर लीजिए, इसका माइनस का 1 आ रहा है कि नहीं, ये चेक कर लीजिए। यस सर, माइनस का 1 आएगा। ओके, फिर कैसे निकालेंगे? हेलो हेलो, कुछ पूछना है बताओ। यस सर। सर डेल्टा जे पूछ रहा है कैसे निकालेंगे। बेटा ये तो हमने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, देखो डेल्टा जे कैसे निकालते, देखो ये फॉर्मूला हो गया, सर वो तो समझ ये गए। डेल्टा वन, ये डेल्टा वन निकाल के दिखाया था। सही, y2 रो कॉलम 0 कैसे आ रहा है, ये कैसे निकालेंगे? एक तो आवाज बड़ी अच्छी आ रही है, इमेजिनेशन करना पड़ रहा है कि बोल क्या रहे हो, क्लियर बोलो। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि y2 जो कॉलम है सर वो 0 कैसे निकालेंगे उसको? आप में से किसी को क्वेश्चन सुनाई दे रहा हो तो हमें बता दीजिए। सर y2 का कॉलम में से 0 कैसे निकालेंगे। एक मिनट, हाँ कहाँ पहुंच गए हम लोग? y2 कॉलम कहाँ है? सर वो पूछ रहा है उसी टेबल में जो डेल्टा जे की सेकंड रो में जो 0 आया है 19/5 और 2/5 वो कैसे आया? ये है ना, हाँ सर यही। अरे तो क्या नाम है, मैंने देखा नहीं था, क्या आकाश उमर जो भी नाम है, ये देखो, ये इसको देखो ना, गुणा करो इसका, ऊपर तो 0 हो गया, नीचे वाला ही मेन मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा इसका आंसर बताओ। यस सर आ गया। और 2 से घटा दो कितना आएगा? 2 - 2 होगा सर। यस सर, 2 - 2 खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, मिन रेशियो निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम्हें सारे डेल्टा जे लेस देन 0 मिल गए, ठीक है। अब इसके आधार पर जरा मुझे फाइनल आंसर इस तरह का निकाल के दो भाई, जैसे मैंने तुमको ये स्टेप 5 और 6 में दिखाया था, मुझे इस तरह का आंसर दो जरा, और बताओ कितना आया। सेकेंड सिंपलेक्स टेबल के बाद स्टेप 5 और 6 फिर से लिखना पड़ेगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में देखो किसका किसका मिला है, ओरिजिनल क्वेश्चन शामिल है इसमें, x, तो x1 ले लो, कितना x1 की वैल्यू है, कोई बताएगा? जब कोई बताएगा तभी हम लिखेंगे, अपने मन से नहीं लिखेंगे। और z का आंसर तो सीधा ही आएगा, मैक्सिमाइज है, मिनिमाइज नहीं है, ठीक है। बताओ भाई x1 की वैल्यू कितनी होगी इस बार? ये आंसर टेबल से देखे जाते हैं, और टेबल से दिखाएं। ये देखो, इस समय बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन में x1 शामिल है कि नहीं? यस सर, 2 है। यही आंसर होगा 2, तो यहाँ पे 2 लिखो, और x2 कितना है? x2 तो अभी भी यहाँ पे नहीं मौजूद है, यानी शुरू में 0 माना था, उसको 0 ही रखेंगे, ठीक है। तो z कितना मिल जाएगा? इक्वेशन क्या थी देखो क्वेश्चन में, z की ये सर 5x1 + 2x2। ठीक है, इसको डार्क कर देते हैं ताकि आप देख लो आराम से। 5x1 है, ध्यान रखिएगा। ये सब क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रख देते हैं, z बराबर 5 × 2 प्लस पूरा ही लिखे दे रहे हैं, और कितना था हमने देखा नहीं, सर 2 × 0। 2 मल्टीप्लाई प्रॉपर लिख दे ताकि आपको रटना ना पड़े, नहीं आप पता चला आंसर ही रट के बैठ गए। इक्वल टू कितना आ जाएगा?
सर 10 10। कॉस्टिंग इसकी मैक्सिमम कॉस्टिंग आ गई 10। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। कोई क्वेरी तो नहीं है, क्रॉस क्वेरी? ओके, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको प्रैक्टिस में लगाना। और सर एक बार ये x1 x2 बता दीजिए जरा, टेबल से कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये देखो, यहाँ से देखो, यहाँ पे y3 तो हमने बनाया था, इसको छोड़ दो। लेकिन y1 क्वेश्चन का था और उसका बेसिक सोल्यूशन कितना निकला है? 2। ये रखेंगे आंसर में। और जेड का आंसर भी, सॉरी हमने जेड का आंसर यहाँ लिखा नहीं है। जेड का आंसर देखो कितना आएगा, बता दो जरा यहीं पे निकाल के, क्योंकि जेड का आंसर यहीं से उठाते हैं। 10 आएगा सर, 10 आएगा। 10 बिल्कुल सही आंसर, वेल डन। आंसर तो यही मिल जाता है, उसको खाली लिखना होता है। जेड 10, मतलब ये अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें सीधे रख सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल बना रहने दो, अच्छा लग रहा है। टेबल से ही जेड फाइनल हो जाता है। सर एक बार स्टेप 6 दिखा दीजिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। श्योर श्योर, यही दोनों स्टेप है, देख लो। यस सर, हो गया। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट करें? यस सर। ओके, क्वेश्चन है, नियम, क्वेश्चन तो वही है, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय सिंपलेक्स मेथड। मैक्स जेड बराबर 7x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू कंडीशन में है। पहला x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6। दूसरा फोर एक्स वन प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 12 एंड x1 कॉमा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। इसकी पहली टेबल बना दे। नहीं सर, कर लेंगे। वेरी गुड आंसर, गुड रिप्लाई। और किसी को कोई दिक्कत? जितना अभी तक समझा दिया वो भेज देंगे, इसको सॉल्व करिएगा और ये 2 टेबल में खत्म हो जाएगा, 2 से ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, ओके सर। और कोई क्वेरी? अच्छा, अब आपको बता देते हैं
और क्या क्या आपको सीखना है। आपको इसके बाद क्यूइंग थ्योरी और इन्वेंटरी थ्योरी के एक एक टॉपिक सीखने हैं। और सिंप्लेक्स में अभी लेस देन के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेस देन देखा आपने? लेस देन के बाद लेस देन ग्रेटर देन के क्वेश्चन आएंगे, मतलब ग्रेटर देन अभी तक नहीं आया, पर सॉल्व करने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। इसके लिए फिर तरीके का नाम है बिग एम मेथड। बिग एम मेथड, बिगम मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और टेबल ऐसी ही बनती है, बस उसमें तरीका थोड़ा अलग होता है, मतलब कुछ बहुत नया नहीं है। और ये सब चीजें पढ़ने के बाद आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। टिक टैक तो सर एक टिक टैक प्रॉब्लम भी दिया हुआ है सिलेबस में। बताया तो हमने, टिक टैक तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो मतलब कोई न्यूमेरिकल नहीं है, आपको उसको न्यूमेरिकली नहीं लगाना है, सिर्फ समझना है कि कट्टम जीरो का गेम कैसे खेला जाता है। हालांकि वो आपने बचपन में सीखा होगा, ठीक है। 2 प्लेयर इवेंट है टिक टैक 2, तो इतनी चीजें और सीखनी है, लेकिन जितनी सिखा दें उनको प्रैक्टिस में रखिएगा, वो काम आएंगी सब, ठीक है। और कोई क्वेरी किसी के मन में? बताइए। अच्छा, हम पूछे अपनी तरफ से, स्लैक वेरिएबल क्या होता है? बताइए क्लास, स्लैक वेरिएबल क्या होता है? क्या हम आंसर दे देते हैं। स्लैक वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल, ये नोट्स आते हैं एक एक नंबर के। स्लैक वेरिएबल कोई बताना चाहेगा? वैसे वेरिएबल वेरिएबल जो विच इज एडेड, हाँ, a variable which is added to make the balance of equation is called slack variable to the left side। बाईं तरफ जिस वेरिएबल को जोड़ के इक्वेशन को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं वो है वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल कहलाता है। ये तभी यूज होता है जब कंडीशन लेस देन की हो, यानी बाईं तरफ का हिस्सा कम है दाएं तरफ से, तो स्लैक वेरिएबल जोड़ के उसको बैलेंस कर देते हैं। इतना क्लियर है? अगला क्वेश्चन यस सर। क्या हो सकता है? सरप्लस वेरिएबल, सर उसमें माइनस करते हैं, उसमें से माइनस करते हैं इसमें। जब बाईं तरफ का हिस्सा ज्यादा हो जाता है तो बैलेंस करने के लिए एक नया वेरिएबल जो माइनस करते हुए लिखते हैं, और वह सरप्लस वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। सिंप्लेक्स टेबल सॉल्व करने के लिए सबसे कंपलसरी कंडीशन कौन सी है? देखिए, किसी नोटिस किया? सिंप्लेक्स टेबल अगर आपको सॉल्व करनी है, यानी आगे जाना है, तो आपको एक चीज जरूर होनी चाहिए आपके क्वेश्चन में, वो क्या है? सर बैलेंस रहना चाहिए तीनों क्वेश्चन, बेटा तीनों क्वेश्चन बैलेंस रहने चाहिए। वो तो इक्वेशन बन जाएगी, सब्जेक्ट टू कंडीशंस होनी चाहिए। बिल्कुल होगी। देखो, हम वहां से पूछ रहे हैं, सिंप्लेक्स टेबल है, सिंप्लेक्स टेबल में कौन सी कंपलसरी चीज है जो अगर मिसिंग हो जाए तो सिंप्लेक्स टेबल फेल हो जाएगी, खत्म। सर इनिशियल बीएफएस, इनिशियल बीएफएस से तो शुरू करेंगे, वो उसके पहले वाला टेबल की बात कर रहे हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। आइडेंटिटी कॉलम, अगर आइडेंटिटी कॉलम आपके इधर उधर हो गए, मतलब अगर मान लो 2 आइडेंटिटी कॉलम है क्वेश्चन में, तो आपको आखिरी टेबल तक 2 आइडेंटिटी कॉलम दिखने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप भूल जाइए कि क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। आइडेंटिटी कॉलम की पहचान क्या है? उसके साथ 1 और बाकी कॉलम वैल्यू 0 होती है, चाहे वो 3 हो चाहे वो 4 हो। इतना क्लियर है? तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कॉलम इन सिंप्लेक्स टेबल? आंसर, they are very very important. Without the presence of these columns you are not able to solve the simple, ठीक है। और ये हम कह नहीं रहे हैं, हम आपको दिखा सकते हैं। देखिए पहली टेबल में देखिए आइडेंटिटी कॉलम, देखिए कहां पर है, ये लिखे हुए हैं। यस सर। आपने बहुत आराम से देखिएगा। दूसरी टेबल में भी देखिए आइडेंटिटी कॉलम कहीं नहीं गए, अभी भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। पूरे 2 कॉलम मौजूद है कि नहीं? यस सर। ठीक है ना। तो सिंप्लेक्स टेबल के लिए आवश्यक कंडीशन है आइडेंटिटी कॉलम का होना।
अगर ये नहीं है तो समझ लीजिए क्वेश्चन बिगड़ चुका है। अगला क्वेश्चन पूछे, यस सर जेड की वैल्यू कहाँ से पता लगती है? जेड की वैल्यू कैसे पता लगती है? CV से और CV into XP। सिंपलेक्स टेबल में लेफ्ट साइड में लेफ्ट बॉटम पे जेड का फॉर्मूला लगा के एक आंसर बनता है। अगर डेल्टा जे लेस देन है तो जेड का वही आंसर फाइनल होता है। जैसे टेबल नंबर 2 में देखिए जेड का फाइनल आंसर 10 आ चुका है, वही लिखना भी है, कोई सॉल्व करने की अलग से जरूरत नहीं है, सीधे लिख सकते हो। और वेरिएबल वैल्यू क्वेश्चन के ही लिखेंगे, आर्टिफिशियल गलती से मत लिख देना। x1 x2 के जो मान मिलेंगे वो बेसिक सोल्यूशन से देखे जाते हैं। अगर बेसिक सोल्यूशन में x1 x2 दोनों होते हैं, y1 y2, तो हम दोनों के आंसर लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे y1 नहीं है, सॉरी y2 नहीं है, इसलिए हमने y2 को पहले 0 माना था, 0 ही रखा है। सर ठीक है, हाँ सर, ये जो आपने क्वेश्चन दिया उसका आंसर 21 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 21। एक मिनट बता रहे हैं। वेल डन, पूरे नंबर 12 मार्क्स, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो बहुत ज्यादा लिखने का फॉर्मेलिटी नहीं है। टेबल तो क्वेश्चन से ही हम सीधे बना सकते हैं, वो तो आपको समझाने के लिए इतना सब बताया हमने, डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब कुछ दिखने लगता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म, कोएफिशिएंट सब समझ में आने लगते हैं। ठीक है, ओके क्लास, इतना ही रखते हैं फिर।